हेलो एवरीवन, मैं मनीष पांडे और आप देख रहे हैं जीरो स्टडी पॉइंट। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के इंट्रोडक्शन जानेंगे, साथ ही साथ 1.1 का इंट्रोडक्शन और 1.1 के पूरे सॉल्यूशंस को आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 शुरू किया जाता है एक कहानी के माध्यम से, जो कि एक कहानी के साथ साथ एक पहेली भी है। तो आइए देखते हैं कि क्या आपको उस पहेली का जवाब मालूम है। अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो कहानी जो कि पहेली जो है कि कहानी के रूप में है, वो कुछ इस प्रकार से है कि एक गांव में एक व्यापारी रहता था और वे अंडों का व्यापार करता था और वे अंडों को ठेले पर लगाकर अंडे बेचा करता था। तो एक दिन वे गांव में अंडे बेच रहा था। तो उसी समय एक गांव का युवक आता है और उससे अंडे के लिए बातचीत करने लगता है, उसके दाम मोलभाव करने लगता है। और फिर पता नहीं किसी बात के कारण वो भी उस युवक का उस व्यापारी के साथ झड़प हो जाती है। और उस झड़प में वो व्यक्ति या युवक जो था वो उस व्यापारी के पूरे अंडे तोड़ देता है, जिससे वे व्यापारी निराश हो जाता है और निराश होकर उस गांव के सरपंच के पास जाता है और सरपंच को पूरी कहानी बताता है और ये बताता है कि वो युवक उसके पूरे अंडे तोड़ दिया है, जिसका उसको मुआवजा चाहिए। तो सरपंच बोलता है कि ठीक है, बताओ कितने अंडे थे तुम्हारे। तो वो व्यापारी कुछ पहेली के रूप में बताता है उस अंडों की संख्या। तो पहेली कुछ इस प्रकार से है कि वो व्यक्ति जो व्यापारी है अंडे का, वो सरपंच को कहता है कि उसके पास जो अंडे थे उसको अगर वो दो के पेयर में बनाता है, दो का पेयर बनाता है, जोड़ा बनाता है, तो उसके पास अंत में एक अंडा जो है वो बच जाता है, यानी एक अंडा उसके पास लेफ्ट रह जाता है। अगर वो तीन का जोड़ा बनाता है तो उसके पास 2 अंडे शेष रह जाते हैं। अगर वो 4 अंडों का पेयर बनाता है, यानी 4 अंडों का जोड़ा बनाता है, तो अंत में उसके पास 3 अंडे शेष रह जाते हैं। और अगर वो 5 अंडों का जोड़ा बनाता है तो उसके पास 4 अंडे शेष रह जाते हैं। और यदि वे 6 का पेयर बनाता है तो उसके पास 5 अंडे बच जाते हैं। और अंत में बताता है कि अगर वो 7 का जोड़ा बनाता है तो उसके पास एक भी अंडा शेष नहीं बचता है। और साथ ही साथ वो बोलता है कि उसके ठेले में मैक्सिमम 150 अंडे ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो आपको बताना है कि 150 से कितने अंडे कम थे, या वो संख्या क्या थी अंडों की जो उस व्यापारी के पास था, जो इस कंडीशन को फॉलो करता है। तो सरपंच दुविधा में पड़ चुका है। आपको इस पहेली का जवाब देकर क्या उस सरपंच की दुविधा को खत्म कर सकते हैं? अगर आपको सवाल का जवाब आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कहिए, अन्यथा इस वीडियो के अंत में इस सवाल का जवाब भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो प्रश्न है पहेली के रूप में, ये हमारे एक्सरसाइज 1.1 में आने वाले एक टर्म है जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। उसके माध्यम से भी इस प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं क्या होगा। उससे पहले हम 1.1 के इंट्रोडक्शन में आते हैं। तो आइए देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम क्या होता है? यहाँ पे लेमा और एल्गोरिथम कुछ नहीं है, बस एक प्रकार का थ्योरम ही होता है। यानी इसके बारे में ज्यादा सोचने या विचारने की जरूरत नहीं है कि कोई नए चीज कहां से मिल गए, आपको लेमा कहां से मिल गया या एल्गोरिथम कहां से मिल गया। तो फिर भी मैं इस स्टेटमेंट का या इस टर्म के बारे में डेफिनेशन दे देता हूं। सबसे पहले बोला है लेमा के लिए, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। यानी लेमा एक प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट है जिसे हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए यूज करते हैं। और एल्गोरिथम जो है इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप, यानी एक प्रकार का वेल डिफाइंड सीरीज है स्टेप का, विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जो आपको एक प्रोसीजर देता है, यानी एक स्टेप देता है कैसे करेंगे उसका स्टेटमेंट,
उसके लिए बताता है कि किसी भी प्रकार के किसी भी टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व हम किस प्रोसीजर में करेंगे, ये बताता है एल्गोरिथम। तो आप इक्लियोड डिवीजन लेमा लिखिए तो भी वही बात है, इक्लियोड डिवीजन एल्गोरिथम लिखिए तब भी वही बात है, या इक्लियोड डिवीजन थ्योरम भी अगर हम लिख देते हैं तो वही बात होती है। इसके लिए क्लास 10 के बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। तो आइए मैं देखते हैं कि इक्लियोड डिवीजन लेमा या स्टेटमेंट या एल्गोरिथम या थ्योरम क्या होता है। तो बताया जा रहा है यहां पे कि इक्लियोड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम जो होता है वो टू पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम एक स्टेटमेंट देते हैं जिसको वो सेटिस्फाई करता है। जैसे इसके लिए एग्जांपल समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए हम 19 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 19 को 2 से डिवाइड करने से क्या होगा, 2 9 जा 18, रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो यहां पे जैसा कि हम लोग पहले से ही डिवाइड करना जानते हैं तो यहां पे डिवाइड जिसको किया जाता है उसे हम कहते हैं डिविडेंड। जिससे डिवाइड किया जाता है वो कहलाता है आपका डिवाइजर, और जो शेष बचता है वो कहलाता है आपका रिमाइंडर। और जो आपका क्वोशिएंट मिलता है जिसको हम शेषफल कहते हैं, सॉरी जिसको हम भागफल कहते हैं, उसको कहा जाता है क्वोशिएंट। तो इक्लियोड डिवीजन लेमा क्या करता है बता रहा हूं। इक्लियोड डिवीजन लेमा जब हम दो नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं तो एक Q नाम से क्वोशिएंट और R नाम से रिमाइंडर बचता है, जिसको हम एक स्टेटमेंट के रूप में लिखते हैं, उसको ये इक्लियोड डिवीजन लेमा सेटिस्फाई कर। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। यूज इक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ फर्स्ट 135 and 225, सेकंड 196 and 38220, थर्ड 867 and 225। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसके पहले पार्ट का सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। यहां पे आपको दो नंबर दिख रहे हैं 135 और 225। तो सबसे पहले इसका हम रफली वर्क कर लेते हैं कि रफली वर्क में कौन डिवाइड करते जाएंगे और कैसे करते रहते हैं। जैसे कि पहले से लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप लोगों ने एचसीएफ निकालना सीखा होगा, उसी मेथड से हम इसको ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते ही है 225 को 135 से डिवाइड करेंगे। 135 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 2 2 जा 2 1 जा 2, ये ज्यादा आ जा रहा है, इसलिए हम 1 टाइम में डिवाइड करेंगे। 1 टाइम में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा देख लीजिए 135। अब रिमाइंडर बच रहा है 5 से 5 जाने पे 0, 2 में से 3 यानी 12 में से 3 जाएगा तो 9, यानी आपके पास 90 आ रहा है। अब 90 से 135 को डिवाइड करेंगे तो 90 1 जा 90, बच रहा है 45। 45 से 90 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 टाइम्स में रिमाइंडर 0। तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हम डिवाइड करते रहते हैं। तो इसी चीज को जब हम स्टेटमेंट के रूप में लिखेंगे तो वही कहलाएगा इक्लियोड डिवीजन एल्गोरिथम। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस 225 is greater than 135 by applying Euclid's division, लेमा लिख सकते हैं, एल्गोरिथम लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा। एल्गोरिथम टू गेट क्या मिलेगा हमें, जब हम 225 को 135 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा डिविडेंड। क्या मिलेगा डिविडेंड? डिविडेंड मिलेगा हमें 225। डिवाइजर क्या है 135 इंटू क्वेश्चन क्या है 1 है, प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है 90। तो यहां पे आपको रिमाइंडर 90 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, और अगर 0 के बराबर नहीं है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा फिर से। तो फिर से हम लिखेंगे सिंस रिमाइंडर
90 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर 90 0 के बराबर नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू गेट। अब सेकेंड टाइम में जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक बार आप ध्यान दीजिएगा कि जो डिवाइजर है वो नेक्स्ट टाइम में बन जाएगा डिविडेंड और जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा डिवाइजर, यानी 135 हो जाएगा डिविडेंड, 90 हो जाएगा डिवाइजर और 1 कोशेंट और 45 आपका रिमाइंडर बच रहा है। तो हम लिखेंगे इसको 135 डिविडेंड के रूप में इक्वल टू 90 आपका लिखेंगे डिवाइजर के रूप में, इंटू कोशेंट आपने देखा 1 आया है और रिमाइंडर 45। यानी इस स्टेप में आपने देखा कि अभी भी रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया है। तो फिर से बोलेंगे वही चीज, सिंस रिमाइंडर 45 is not equal to 0, then again we apply Euclid division algorithm by applying Euclid's division algorithm to get, क्या मिलेगा इस बार आपका 90 जो है वो हो जाएगा डिविडेंड और रिमाइंडर 45 जो है वो हो जाएगा डिवाइजर। तो 90 डिविडेंड की जगह लिख दीजिए, 45 डिविडेंड की जगह, तो डिवाइजर की जगह लिख दीजिए, इंटू कोशेंट 2 टाइम आया है और रिमाइंडर यहां 0 आ गया। यानी आपने देखा है कि थर्ड स्टेप में इसका रिमाइंडर 0 आ गया। तो जहां जो रिमाइंडर आएगा और जिसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा वही नंबर आपका एचसीएफ कहलाएगा। यानी यहां बोलेंगे सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, जब रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या बोलेंगे, हिंस 45 इज HCF ऑफ 135 एंड 225। 135 और 225 का HCF 45 हो जाता है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हिंस HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। इस प्रकार से आपने देखा कि पहले क्वेश्चंस के पहले पार्ट का कैसे सोल्यूशन करता है। अब हम आते हैं दूसरे सोल्यूशन पे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। 196 एंड 38,220 के बीच में एचसीएफ निकालना है। तो आइए सबसे पहले इसका रफली वर्क देखते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। 38,220 डिवाइडेड बाई 196। सभी लोग जानते हैं कि अगर 196 को हम 2 से अगर 3 डिजिट्स का देखते हैं तो 196 का ट्वाइस हो जाता है आपका 6 2 जा 12 कैरी 1, 9 2 जा 18 प्लस 1 19 कैरी 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3। तो 392 जो ज्यादा हो जा रहा है इसलिए हम 1 लेंगे, 196 आएगा। अब 196 आया, सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 12 में से 6 जाएगा 6, 7 हो जाएगा, 7 में से मीन 17 में से 9 जाएगा, हो जाएगा 8 और ये 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा बचेगा 1, 2 का रिमाइंडर फिर उतारेंगे। अब 1862 आ गया। अगर 1862 आया, अगर हम 19 को 10 से इंटू करेंगे तो 1900 यानी 1900 हो जाएगा, जो 1862 से बड़ा है, इसलिए हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 6 जा 54 का 4 हाथ में आएगा 5 कैरी, 9 9 जा 81 प्लस 5 81 प्लस 5 86 कैरी बचेगा 8, 9 1 जा 9 प्लस 8 17। अब आपके पास रिमाइंडर बच रहा है, 12 में 4 जाएगा 8, 5 हो जाएगा, 15 में 6 जाएगा 9 और ये आ जा रहा है आपका 0। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 9 5 जा 45 प्लस 3 48 कैरी 4, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, रिमाइंडर 0 आ गया। यानी एक ही बार में इसका सोल्यूशन आ गया। तो यहां लिखेंगे सिंस 38,220 is greater than 196
by applying Euclid's division algorithm by applying Euclid's division algorithm to get 38,220 आपका डिविडेंड के रूप में है, डिवाइजर आपका है 196, कोशेंट आपको मिला 195 और रिमाइंडर 0। यानी आपने देखा कि किस तरह से वन टाइम में ये डिवाइड हो गया, और वन टाइम में डिवाइड हुआ किसके कारण, 195 के कारण। तो यहां लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, hence HCF of 38,220 and 196 is 195। तो इस प्रकार से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन कितनी आसानी से हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन, जिसमें हमारे पास नंबर है 867 एंड 225। आइए इसका रफली वर्क देखते हैं। पहले 867 को डिवाइड करेंगे 225 से। इसे अगर हम 3 टाइम्स लेते हैं तो 5 3 जा 15 कैरी 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, कोई कैरी नहीं, 3 2 जा 6। अब इसे सब्ट्रैक्ट करने पे 7 में 5 जाएगा 2, 6 7 से छोटा है तो 16 हो जाएगा, 16 में 7 जाएगा तो होगा 9, ये हो जाएगा 7, 7 में 6 जाएगा बचेगा 192। अब 192 को 225 से वन टाइम में ही डिवाइड होगा तो 192 आएगा। अब रिमाइंडर बचेगा 3, 12, 12 में से 9 जाएगा 3, 33। अब 33 को 192 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 192 को 33 से डिवाइड करेंगे। 33 से डिवाइड करने पे कितना लेंगे, 5 टाइम्स, 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 16। अब रिमाइंडर बचेगा आपके पास 12 में 5 जाएगा 7 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा 2, 27। अब 27 से हम 33 को डिवाइड करेंगे, वन टाइम आएगा 27। अब रिमाइंडर बच रहा है 6, 27 से डिवाइड करेंगे, 27 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 4 जा 24, बच रहा है 3। अब आएगा 6 से डिवाइड होने पे 2 टाइम्स में 0। यानी इतने स्टेप आपके कितने स्टेप हुए, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप एंड 6 स्टेप। फाइनली 6 स्टेप में ये कंप्लीट होता है। तो आइए 1 बाय 1 इसको भी लिख लेते हैं। तो जगह की थोड़ी कमी होगी इसलिए ऊपर के क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं। तो आइए देखते हैं यहां से क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन थर्ड का, जिसमें आपको करना है सॉल्व 225 एंड 867 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में सिंस 867 is greater than 225 by applying Euclid's division algorithm to get 867 as a dividend, 225 as a divisor, into quotient is 3 plus remainder is 192. And now in second step, अब सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है वो देख लीजिए। यहां पे बोलेंगे सिंस रिमाइंडर 192 इज नॉट इक्वल टू 0, फिर से अप्लाई करेंगे हम by applying Euclid's division
एल्गोरिथम टू गेट, इस बार क्या होगा, जो आपका डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड, जो रिमाइंडर था वो बन जाएगा डिवाइजर। यानी 225 को हम लिखेंगे डिविडेंड की जगह पे और 192 को डिवाइजर की जगह पे। कोशेंट 1 आया है और रिमाइंडर 33 बचा है। तो यहां पर भी आपने देखा कि 33 जो रिमाइंडर था वो 0 नहीं हुआ, तो फिर से लिखेंगे सिंस रिमाइंडर 33 is not equal to 0. फिर अगेन वी राइट बाय अप्लाइंग includes division algorithm to get, क्या मिलेगा इस बार? इस बार आपका डिवाइजर हो जाएगा डिविडेंड 192 और रिमाइंडर 33 हो जाएगा आपका डिवाइजर। तो 192 इक्वल टू 33 इंटू 5 आपका हुआ है कोशेंट और प्लस 27 हो गया आपका रिमाइंडर। अब फिर से आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में, फिर बोलेंगे वही चीज, सिंस रिमाइंडर 27 is not equal to 0 by applying Euclid's division algorithm to get, क्या मिला इस बार? इस बार आपका 33 हो जाएगा डिविडेंड और 27 रिमाइंडर हो जाएगा आपका डिवाइजर। तो 33 इक्वल टू 27 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 6। इस बार आपको 6 रिमाइंडर मिला है। फिर से वही चीज देखेंगे, यहां पे बोलेंगे सिंस रिमाइंडर 6 is not equal to 0 by applying Euclid's division algorithm to get, इस बार क्या मिलेगा? इस बार क्या होगा? 27 बन जाएगा आपका डिविडेंड और 6 बन जाएगा रिमाइंडर। तो 27 इक्वल टू 6 इंटू 4 और रिमाइंडर बच रहा है 3। यहां पर भी लिखेंगे सिंस रिमाइंडर 3 is not equal to 0 by applying Euclid's division algorithm to get, क्या मिलेगा इस बार? इस बार आपको मिल जाएगा, शायद आंसर देखते हैं। अब इस बार आपका 6 हो जाएगा डिविडेंड, 3 हो जाएगा रिमाइंडर, यानी आप लिखेंगे 6 इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 0, यानी यहां पे आपको मिल गया। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे यहां पे, देख लीजिए, लिख देते हैं। देयरफॉर लिखेंगे क्या? द HCF of 867 and 225 is 3। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। इसे देख लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 वेयर क्यू इज ए सम इंटीजर। तो बताया जा रहा है कि यहां पे शो करना है कि कोई भी और पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर है वो 6 क्यूब प्लस 1 के फॉर्म में होगा, या 6 क्यूब प्लस 3 के फॉर्म में होगा, या 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्म में होगा। तो आइए देखते हैं यहां पे कि सभी में आपको 6 क्यू दिख रहा है, जहां पे डिवाइजर आपको 6 दिया है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्यू से मल्टीप्लाई होने के बाद, और 5, 3 और 1 जो है वो रिमाइंडर के बेस पे दिया है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग लेते हैं, क्या ले लेंगे? लेट
A is any positive और इंटीजर। तो मान लेते हैं कि a हमारे पास कोई ऐसा पॉजिटिव और इंटीजर्स है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे वी डिवाइड a बाई 6, क्योंकि आपको सब में दिख रहा है 6 को डिवाइजर के रूप में, तो a डिविडेंड हो जाएगा, 6 डिवाइजर हो जाएगा। फिर लिखेंगे बाई यूजिंग includes division lemma to get। include division lemma यूज कर लेते हैं तो क्या मिलेगा हमको, a इक्वल टू डिवाइजर 6, a आपका डिविडेंड मिल रहा है, 6 आपका डिवाइजर है, q कोशेंट है, प्लस r रिमाइंडर है। Here r is greater or equal than 0 but less than 6, क्योंकि बताए थे पहले से ही आपको कि जो आपका रिमाइंडर होता है वो आपके डिवाइजर से छोटा होना है। तो यहां पे आपने देखा कि आपका रिमाइंडर क्या हो जा रहा है, 0 से बराबर या बड़ा और 6 से छोटा हो रहा है। देयरफॉर r में भी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, बट 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 से छोटा रखना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कंडीशन मिल रहे हैं, जिसे आपको लेकर शो करना है कि उसमें से पॉजिटिव इंटीजर जो होंगे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में होंगे, यानी टोटल 6 कंडीशन आएंगे। तो हम हर एक कंडीशन को एक एक केस के रूप में सॉल्व करेंगे। तो यहां लिखते हैं इन फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में हम बताते हैं कि इफ r इक्वल टू 0, अगर r की वैल्यू 0 होती है तो क्या मिलता है, देन अगर r की वैल्यू 0 है यहां पर क्या मिलेगा, a इक्वल टू 6q मिलेगा, प्लस रिमाइंडर 0 है। तो ये पार्ट क्या है कि आपको पता है कि 6 आपका इवन नंबर होता है, और इवन नंबर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आपको इवन मिलेगा। क्या मिलेगा, इवन मिलेगा, इसलिए मैंने इसको इवन लिख दिया। अब हम लिखेंगे इन सेकेंड केस, और सेकेंड केस में क्या है, हम लेते हैं इफ r इक्वल टू 1, देन क्या होगा, अगर r की वैल्यू 1 हो गई तो a इक्वल टू 6q प्लस 1 होगा। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि 6 इवन नंबर होता है, वो किसी भी नंबर में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट आपको इवन मिलेगा, और इवन में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो वो ऑड नंबर मिलता है। क्या मिलता है, ऑड नंबर। अब आइए हम देखते हैं केस नंबर 3 इन थर्ड केस। और थर्ड केस में हम क्या लेते हैं, इफ r इक्वल टू 2, देन a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q प्लस 2 हो जाएगा। अब सभी जानते हैं कि 6 को इंटू करेंगे किसी भी नंबर से तो आपको मिलेगा इवन नंबर, और इवन नंबर को इवन से ऐड करने पे इवन मिलता है, यानी ये पार्ट आपको इवन का मिला। इसके बाद केस नंबर 4 इन फोर्थ केस। अब फोर्थ केस में क्या हो जाएगा, इफ r इक्वल टू हम 3 ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, देन a इक्वल टू 6q प्लस 3 मिलेगा। अब ये नंबर आपका इवन हो गया, इवन में हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑड का नंबर हो जाएगा। इसके बाद इन केस नंबर 5, तो इन 5th केस में बात करेंगे, यहां पे क्या हो जाएगा, इफ r इक्वल टू हम 4 लेते हैं तो क्या मिलेगा, a इक्वल टू 6q प्लस 4 इवन, इवन में इवन ऐड होगा तो क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। इसके बाद लास्ट केस इन 6th केस। 6th केस में क्या होगा कि इफ r इक्वल टू हम 5 ले लेते हैं तो आपको मिलेगा a इक्वल टू 6q प्लस 5 इवन प्लस ऑड इक्वल टू ऑड। अब आपने देखा यहां पे कि केस नंबर 1 इवन है, इसको नहीं लेंगे। सेकेंड नंबर में आपके पास ऑड नंबर है 6q प्लस 1 के फॉर्म में। थर्ड केस आपका है 6q प्लस 3 के फॉर्म में, और 6th केस में है आपके पास 6q प्लस 5 के फॉर्म में।
देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर एवरी, या फिर हम लोग बोलेंगे यहां पे कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, देयरफॉर एनी पॉजिटिव और integer is in the form of 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 और 6 cube plus 5। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है कि एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, बताया जा रहा है कि एक आर्मी कॉन्टिजेंट में 616 मेंबर्स हैं, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड, जो कि आर्मी बैंड के पीछे मार्च करेंगे, ऑफ 32 मेंबर इन द परेड, जिसमें आपके आर्मी बैंड के 32 मेंबर्स हैं, और उस परेड में जो आपके कॉन्टिजेंट मेंबर है 616 वो उनके पीछे मार्च करेंगे। टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, बताया जा रहा है कि दोनों ग्रुप के जो कॉलम की संख्या होगी वो बराबर होंगे, सेम नंबर में होंगे। तो आपको पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया हो और आपको लगे कि एचसीएफ या एलसीएम फाइंड करना है, क्योंकि ग्रुप इसी प्रकार से बनेगा सेम नंबर का कॉलम के, तो मैक्सिमम जब भी पूछेगा तो आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। मैक्सिमम का मतलब होता है एचसीएफ निकालना, यानी हाईएस्ट कॉमन नंबर पूछा है, हाईएस्ट कॉमन नंबर ऑफ कॉलम विच दे कैन मार्च। अगर मैक्सिमम दिया हो, ग्रेटेस्ट दिया हो, ग्रेटर दिया हो, लॉन्गेस्ट दिया हो, तो इस प्रकार के लिए हम एचसीएफ निकालेंगे। लिस्ट दिया होगा, स्मॉलेस्ट दिया होगा, तो उसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों नंबर के एलसीएम निकाल लेंगे तो रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। तो द लिखेंगे क्या, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम आर HCF of 616 and 32। अब यहां पे आपको ऐसा कोई कंडीशन तो नहीं दिया है कि आप इक्वलिब्रियम डिवीजन लेमा से ही सॉल्व करिए इसको। तो अगर आपको यहां पे किसी भी प्रकार का कंडीशन नहीं दिया है कि इक्वलिब्रियम डिवीजन लेमा से सॉल्व करे, तो इस क्वेश्चन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आप पहले से भी फाइंड करते आ रहे हैं। क्या करेंगे हम, 616 और 32 का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए प्राइम फैक्टर मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। और अगर आपका ये इच्छा हुआ कि इक्वलिब्रियम डिवीजन लेमा की सहायता से निकाले, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहां क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कंडीशन नहीं दिया है, इसलिए मैं ऐसे बता दे रहा हूं। तो 616 और 32 इनका फैक्टर भी निकाल लें, जो आपको अगले एक्सरसाइज में काम भी आएगा। तो 616 का फैक्टर क्या होता है देख लीजिएगा। 616 का फैक्टर प्राइम होता है 2 से डिवाइड करने पे 308, 2 से डिवाइड करने पे 154, 2 से डिवाइड करने पे 77, 7 से डिवाइड करने पे 11 और 11 से डिवाइड करने पे 1। यानी 616 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर में 3, 1 2 3 का होने के कारण 7 वन टाइम है, 11 वन टाइम है। 32 का जानते ही है, 2 के पावर में 5 नहीं जानते तो देख लीजिए 32 का भी फैक्टर निकाल के। 32 को 2 से डिवाइड करेंगे 16, 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 से डिवाइड करेंगे 1। मीन्स 1 2 3 4 5 टाइम्स है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों नंबर में क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 के लिए क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन केवल 2 है और 2 का छोटा पावर लेंगे। जब भी आपको एचसीएफ लेना होगा तो जो दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर होंगे उस कॉमन फैक्टर का छोटा पावर लिया जाता है।
यानी 2 to the power of 3 लेंगे जो कि 8 हो जाएगा। कैसे होता है वो भी पता होगा, नहीं पता तो बता देते हैं। 2 के पावर में 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 का HCF हो जाएगा 8। इट मीन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज 8। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है यूज इक्लिप्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। यानी यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव बोला है। इससे पहले जो क्वेश्चन बोले थे केवल पॉजिटिव इंटीजर था, स्क्वायर नहीं था। तो स्क्वायर के लिए थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो जाएगा। इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो यहां पे एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं जिसको आपको याद करनी है, और वो फॉर्मूला क्या है, a प्लस b का स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले को आप जानते भी होंगे। अब इस फॉर्मूले को यहां यूज करने की बारी आ गई, क्योंकि यहां हमको उस इंटीजर्स का स्क्वायर भी करना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम वही ले लेंगे। क्या ले लेंगे, दो पार्ट कर देते हैं। लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लेते हैं कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब a अगर पॉजिटिव इंटीजर है और यहां पे आपको 3 दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम 3 है तो 3 का ही स्क्वायर करेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 3 से ही डिवाइड कर देंगे a को। तो यहां पे लिख देंगे क्या हम लोग, we divide a by 3 by applying Euclid's division lemma to get। यहां पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ADEL, इसका मतलब Euclid's division lemma होता है। अब यहां पे आपको पता चली गया होगा कि a आपका डिविडेंट है, 3 आपका डिवाइजर है, कोशेंट q प्लस रिमाइंडर r है। यहां पर हम q ही लेंगे क्योंकि स्क्वायर बनने के बाद उस नंबर को हम m में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पे हो जाएगा हियर r जो रहेगा वो 0 से बराबर या बड़ा रहेगा और 3 यानी कि डिवाइजर से छोटा रहेगा। इट मीन्स देयरफॉर r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, आइदर 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा, 3 तो हो ही नहीं सकता है। अब यहां पे हमारे पास 3 केस बनेंगे और 3 केस के माध्यम से हम देखेंगे कि वो किस फॉर्म में हो सकता है, 3m और 3m प्लस 1। तो आइए इन केस नंबर फर्स्ट, इन फर्स्ट केस में हम देखते हैं। फर्स्ट केस में क्या देखते हैं, इफ r इक्वल टू 0 देन अगर r की वैल्यू 0 हो गई तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3q हो जाएगा, रिमाइंडर 0 है। हमें दिखाना है, शो करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर a है, इसका स्क्वायर दिखाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या मिलेगा, टू गेट a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा और 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर। a स्क्वायर को वैसे ही रखिए और 9 में हमें चाहिए 3 कॉमन, तो हम 3 कॉमन जब लेंगे तो 3q स्क्वायर मिल जाएगा। और यहां पर फिर हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि लेट m इक्वल टू 3q स्क्वायर। देन अगर हम 3q स्क्वायर को m ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहां पे a स्क्वायर इक्वल टू 3m मिलेगा। और ये पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर आपका डिवाइजर से छोटा है, 0 है, तो यहां लिखेंगे पॉसिबल। अब सेकंड केस में देखते हैं। सेकंड केस में देखने के लिए इस फॉर्मूले को याद रखना है जो आप जानते ही होंगे। इन सेकंड केस में क्या होगा, इफ r इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, r अगर 1 ले लेंगे तो a इक्वल टू मिलेगा आपको 3q प्लस 1। अब इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा,
टू गेट ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसे ए इसे बी मानेंगे तो ए प्लस बी का स्क्वायर मैंने भी जस्ट लिखवाया था, जो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 2ab, 3 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 इंटू 1 हो जाएगा 6, तो 6 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब इन दोनों नंबर को हम यम कॉमन बनाएंगे, तो ए स्क्वायर इक्वल टू अगर मान लीजिए 3 कॉमन लेते हैं तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू आ रहा है प्लस 1। इस केस में हम इसे यम मानेंगे। लेट यम इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू टू गेट ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। ये भी आपका पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि यहां पर भी रिमाइंडर जो है आपका डिवाइजर 3 से छोटा है। अब नेक्स्ट स्टेप है जो आपका स्टेप नंबर 3, इसमें लिखेंगे इन थर्ड केस। थर्ड केस में क्या बोलेंगे, इफ r इक्वल टू 2, अगर r की वैल्यू हम 2 लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देन a प्लस 3q प्लस r, यहां पर भी हम स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर, सॉरी यहां पे 2 है। अब इसके बाद 2ab, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12q हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4। यहां पर इसमें हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन लेने पे मिलेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4, और यहां लेते हैं हम लेट यम इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4, तो क्या हो जाएगा ये, यहां देख लेते हैं जगह कम होने के कारण। तो यहां पर आपको क्या हो रहा है कि अगर आपने यम को 3q स्क्वायर प्लस 4q के रूप में लिखा तो आपको मिल जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 4, और ये नॉट पॉसिबल होगा। क्यों पॉसिबल नहीं है, सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहां पे रिमाइंडर जो है 4 वो क्वोशिएंट डिवाइजर आपके 3 से बड़ा हो गया है, जो संभव नहीं है। और जब ये संभव नहीं है तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर एनी पॉजिटिव, सॉरी क्या बोलेंगे, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is in the form of 3m और 3m plus 1, ये दो फॉर्म में मिलेंगे, 3m plus 4 के फॉर्म में नहीं मिलेंगे। और क्यों नहीं मिलेंगे ये आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि 4 वहां पे क्या है, डिवाइजर 3 से बड़ा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर होता है। अब हम आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई करते हैं। यूज क्लियर डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी इस बार हम देखेंगे कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो है इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है जो मैं बता रहा हूं, याद रखना है, और वो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब का। और a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी b क्यूब होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, क्योंकि हम यहां पर 2 नंबर का क्यूब करेंगे तो हमें इस फॉर्मेट में लिखना होगा, और यहां पर हम इसी के नंबर में से क्या करेंगे, 9m बनाना है, यानी 9 हमें कॉमन करना है। तो 9 कॉमन करने के लिए क्या हम 9 नंबर ही हर बार ले, मुझे तो लगता है इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं a को 3 ले लेता हूं, यानी अगर मैं जो नंबर डिवाइड कर रहा हूं उसको 3 ले लेता हूं, तो 3 का क्यूब 27, 9 से डिवाइड होता है, 3 का स्क्वायर 9 और इंटू 3 27 वो भी होता है, और 3 इंटू 3 9 ये भी होता है। यानी अगर हम 3 ले लें तब भी हमारा काम बन जाएगा। तो आइए यहां पर वही काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ले लेते हैं सॉल्यूशन में, लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर,
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम डिवाइड 3 के जगह 9 की जगह 3 से ही करेंगे, क्योंकि मैंने वहां पे आपको शो भी करा दिया है कि 9 जो है वो कॉमन आ जा रहा है इनमें, अगर हम 3 को डिवाइजर के रूप में ले रहे हैं। तो यहां लिखेंगे वी डिवाइड a by 3 by applying Euclid's division lemma to get a as dividend, 3 as divisor, q as quotient plus r remainder. Here r जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और 3 से छोटा होगा। अब यहां पर भी आपके पास r के 3 वैल्यू हो गए, क्या क्या हो गए, आइदर 0, 1 और 2। यहां पर भी हम 3 केस पूरे करेंगे। 3 केस में हम फर्स्ट केस में देखते हैं। इन फर्स्ट केस में हम क्या लिखेंगे, इफ r इक्वल टू 0 देन, अगर r की वैल्यू 0 हो जाती है तो a क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3 हो जाएगा। r तो 0 है। यहां पे हम क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, वहां स्क्वायरिंग किए थे, यहां क्यूब का पूछा है तो क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे। तो क्यूबिंग बोथ साइड से क्या होगा, देखिए क्यूबिंग बोथ साइड से a का क्यूब हो जाएगा a क्यूब, 3 का हो जाएगा 27 क्यूब। अब इसमें हम 9 कॉमन ले ही सकते हैं, तो 9 कॉमन लेंगे तो 3 क्यूब हो जाएगा, a क्यूब इक्वल टू, अब इसमें हम ले लेते हैं वही चीज, लेट 3 क्यू स्क्वायर बी यम, तो क्या मिलेगा आपको, a क्यूब इक्वल टू 9m। ये आपका पहला पार्ट है, ये पॉसिबल है, ये पार्ट आपका पॉसिबल होगा। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं, इन केस नंबर 2 में। सेकेंड केस में क्या करते हैं, देखिए यहां पे, इन सेकेंड केस इफ r इक्वल टू, अगर हम 1 ले लेते हैं तब क्या मिलेगा, a इक्वल टू 3q प्लस 1, क्यूबिंग बोथ साइड। अब फॉर्मूला यूज करेंगे, a का क्यूब a क्यूब हो जाएगा, इसका हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 3 a का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। अब इन 3 पार्ट में 9 कॉमन दिख रहा होगा, तो हम ले लेते हैं 9 कॉमन। 9 कॉमन लेते ही ये हो जाएगा 3q, और ये 3 का स्क्वायर 9 है, वो कॉमन चले गया तो बचेगा प्लस 3q स्क्वायर, और यहां 3 जहां 9 कॉमन चले गया तो बचेगा q प्लस 1। इस पार्ट को हम यम ले लेते हैं, लेट 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q को अगर हम यम मान लेते हैं तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1, ये भी पॉसिबल है। अब एक लास्ट केस है, इन थर्ड केस में क्या लिखेंगे, इफ r इक्वल टू 2 देन, अगर r की वैल्यू अगर हमने ले लिया 2 तो क्या मिलेगा, a इक्वल टू 3q प्लस 2, देन स्क्वायर क्यूबिंग बोथ साइड कर लेते हैं इसमें भी, तो क्या हो जाएगा, क्यूबिंग बोथ साइड से ये हो जाएगा a क्यूब, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। अब इनमें 9 कॉमन जा ही रहा है, तो a क्यूब इक्वल टू 9 कॉमन लेते ही ये हो जाएगा 3q क्यूब, 3 का स्क्वायर चले गया, बचेगा 3 2 जा 6 q स्क्वायर, और यहां 3 से 3 चले गया, 2 का स्क्वायर 4 बचेगा q के साथ प्लस 8 यहां बचा। अब यहां पे ले लेते हैं लेट 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q bn, तो क्या मिलेगा आपको, तब मिलेगा आपको a क्यूब इक्वल टू 9m
+8, ये भी आपका पॉसिबल है। इसके बाद आप 3 ले भी सकते हैं, और बाय द वे अगर आप 3 ले भी लेंगे तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब 27, और 27 9 से बड़ा होता है, जो कि पॉसिबल किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। इसलिए हमारे पास यही 3 पॉसिबिलिटी आएगी। क्या आएगी? द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज in the form of 9 से है 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8, यही 3 फॉर्म होंगे अगर हम 9 के लिए देखेंगे तो इस प्रकार से आपके एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब हम आते हैं वापस उस पहेली की ओर जो मैंने आपको इस चैप्टर के शुरुआत में बताया था, और उसके हम सवाल के जवाब खोजेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा की सहायता से। तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास जो पहेली के सवाल थे उसमें उसने सबसे पहले कंडीशन में बताया था कि अगर वो 2-2 का पेयर बनाता है तो एक बच जाता है। तो लेट मान लेते हैं कि यहां पे उसके पास टोटल A1 था, तो अगर A1 था तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 plus 1, एक तो रिमाइंडर बच रहा है पहले कंडीशन में। दूसरे कंडीशन में अगर 3 का पेयर बना रहा है तो 3 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर बच रहा है। तीसरे कंडीशन में वही एक है, और अगर 4 से डिवाइड कर रहा है Q1, Q2, Q3 ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो अलग अलग आएंगे सबके। तो यहां पे 3 रिमाइंडर बच रहे थे। इसके बाद अगर फिर बोला है कि फोर्थ कंडीशन में 5 ले रहा है तो Q4 ले लीजिए, यहां 4 एक बच रहा है, और 6 का पेयर बनाने पे 5 बच रहा था रिमाइंडर, और फाइनली 7 का अगर बना रहा था पेयर तो कोई रिमाइंडर यहां नहीं बच रहा था। यानी आपको पता है कि वो 7 से नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है, और उसने कंडीशन क्या बताया था? टोटल उसके पास 158 के लगभग था, यानी उससे ज्यादा नहीं, उससे कम ही होगी, क्योंकि उसके जो ठेला था उस पे उसने कहा था कि 150 अंडे से ज्यादा रख नहीं सकता है। तो आइए देखते हैं कि वो नंबर जो 150 के नियर में हो और 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। तो आइए देखते हैं। 7 से डिवाइड करने पे 7 2 जा 14, रिमाइंडर 10 बचा। इस बार हो गया 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3 बचा। यानी 150 में अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो नंबर 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है, और वो नंबर होता है 147। अब हम 147 को चेक करते हैं। 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो चलिए 1 तो रिमाइंडर आ जाएगा। अब बात करते हैं 3 का, लेकिन हम इसको देखते हैं कि 4 + 1 5, और 5 को 7 से ऐड करते हैं 12 आएगा। तो 12 आने पे क्या होगा कि ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है। 3 के केस में 2 रिमाइंडर नहीं दे रहा है, तो 147 आपका वो नंबर नहीं होगा। तो अब हम 7 और कम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे ये बोल दिया है कि एज डिविजिबल बाय 3, इसलिए ये नहीं होगा। अब 7 और कम कर लेंगे तो 140, ये आपका 2 से डिविजिबल हो जाता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। इसके बाद फिर 7 कम कर लीजिए तो आता है आपका 133, और 133 को जब आप चेक करेंगे किससे? 5 से, तो 5 से सेव करने पे आपको 4 रिमाइंडर आना चाहिए। 130 डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 3 बच रहा है, यानी ये भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। और इसके बाद जब हम बात करते हैं फिर 7 सब्ट्रैक्ट करने पे, तो आपको मिलता है आपको 126, ये इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2, यानी फिर हमें 7 माइनस करना पड़ेगा। 7 माइनस करने पे 119 आ रहा है, और 119 इज द परफेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि चेक कर लीजिए यहां पे, अगर 119 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? अगर 119 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो
2 5 जा 10, बचा 19, 9 2 जा 18, बचा 1 रिमाइंडर। सही है। अगर हम 119 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9, बच रहा है 29, 3 9 जा 27, बच रहा है 2 रिमाइंडर। ये भी सही है। इसके बाद अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से तो 4 से भी देख लीजिए। 119 को 4 से डिवाइड करने पे 4 2 जा 8, बच रहा है 39, 4 9 जा 36, आ रहा है 3 रिमाइंडर। ये भी सही है। 119 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 2 जा 10, बच रहा है 19, 5 3 जा 15, 4 रिमाइंडर। ये भी ट्रू है। और 6 से करने पे देखते हैं 119 को डिवाइड तो 6 1 जा 6, बच रहा है 59, 6 9 जा 54, बच रहा है 5 रिमाइंडर। ये भी सही है। और 7 का तो हमने चेक कर ही चुका है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन मिल गया आपको।